हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ऊप्स क्या होते हैं, है ना। और हम जो ऊप्स को समझेंगे वो हम पीएचपी में समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम ऊप्स पीएचपी में समझ रहे हो और अगर आप पाइथन यूज कर रहे हैं, जावा, सी प्लस प्लस, तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, बस थोड़ा सा एडवांस होता है कुछ में ऊप्स और किसी में नहीं। जैसे कि अगर आप जावा में जाओगे तो मतलब फुली 100% आप ऊप्स यूज कर सकते हो। लेकिन पीएचपी में क्या होता है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट ऊप्स के इम्प्लीमेंट नहीं होते, लेकिन जो मेन मेन ऊप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे अप्लाई होते हैं पीएचपी में भी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हम इस वीडियो को, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तो आपको मतलब मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इसके बाद इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको कोई ऊप्स में आपको मतलब डिफीट नहीं कर सकता। क्योंकि मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लूँगा, साथ में इसको रियल वर्ल्ड से भी एग्जाम्पल से जोड़ूंगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट तक देखिएगा, इसके बाद आप कभी भी ऊप्स को नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले आप पहले ये समझो कि अगर ऊप्स नहीं है तो क्या होता। मतलब हम ऊप्स, अब अगर आपने पीएचपी की आप अगर पहले देखोगे तो पहले जो बिना ऊप्स की प्रोग्रामिंग होती थी उसे हम बोलते थे प्रोसीजरल, है ना। कि हम अपना कोड लिखते जा रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, जैसे ये हमारी एक पीएचपी फाइल है, और अगर हम इसमें कोई भी कोड जैसे लिखना है, जैसे हमने लिखा और प्रोसीजर लिखते जा रहा है, एक वेरिएबल ए इक्वल टू 2 हो गया, डॉलर बी इक्वल टू 3 हो गया, और हमने इसको ऐड किया डॉलर सी इक्वल टू डॉलर ए और प्लस डॉलर बी, तो इसका आउटपुट देखा तो हमें आउटपुट मिल जाएगा डॉलर सी। तो ये प्रोग्रामिंग को हम बोलते हैं प्रोसीजर। इसमें क्या हो रहा है कि आप देखो कि अब जैसे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो यहाँ पे मैं हेलो फ्रेंड आ रहा, मैं इसको कमेंट करूँगा और आप यहाँ पे आउटपुट देखोगे हमारा 5 आ गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोसीजर। लेकिन प्रोसीजर लैंग्वेज में क्या होता है कि जब भी आपको मतलब आपका रिपीटिशन, सपोज आप एक बैंक का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे थे या किसी पे काम कर रहे हो और आप ऊप्स यूज नहीं कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आपको कई बार आपका ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा कि आपको एडिशन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन, तो वो प्रोसीजर वे में होता है, जो कि एक प्रोग्रामिंग के लिए काफ़ी बैड माना जाता है कि आप लिखते चले जा रहे हो, कोई रीयूजेबिलिटी नहीं है, मॉड्यूलर बेस नहीं है। तो इस वजह से फिर ऊप्स के प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करते हैं, जिससे क्या होता है कि ऊप्स का एक मेन जो मतलब जो हमारे कॉन्सेप्ट मेन होते हैं, हम उनको फॉलो करने के बाद हम जैसे बोलते हैं कि जैसे अगर हम मैं आपको पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर आपको और समझ में आ जाए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। अब अगर आप यहाँ पे अगर कोई पाइथन, लारावेल, मतलब कुछ और टेक्नोलॉजी से हो तो आप वो भी वर्ड यूज कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी हेल्प इन क्रिएटिंग रीयूजेबल, स्केलेबल, है ना। तो रीयूजेबल मतलब ये कि आपने एक बार अपनी मेथड डिफाइन कर दी, अब उसको आपको जब भी ज़रूरत हुई आपने उसको कॉल कर लिया, तो उसको आप रीयूजेबल बोल सकते हो। अब स्केलेबल इस वजह से बोल सकते हो कि जैसे के मतलब कि आप अब ईजिली आप उसमें मतलब कुछ भी, जैसे आपने आज 2 मेथड बनाई, अब आपको क्लास में कोई तीसरी मेथड चाहिए, तो आप उसको तीसरी मेथड भी ऐड कर सकते हो। या ईजिली आप मतलब आप पहले क्लास में आप जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करोगे या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, तो उसमें किसी क्लास में आप पहले 2 बने मेथड बनाओगे, 3 बनाओगे, फिर धीरे-धीरे आप आगे बढ़ेगा जब प्रोजेक्ट, तो हो सकता है उसमें 50 मेथड आ जाएँ या 40 मेथड आ जाएँ या फिर और इंटरफ़ेस। तो मतलब हम ईज़िली स्केलेबल कर सकते हैं, मतलब हम बढ़ा सकते हैं, है ना? एंड मेंटेनेबल। तो ये जो मेन ऊप्स का कॉन्सेप्ट होता है वो इसीलिए बनाया गया है कि हम कोड को रीयूजेबल करें, स्केलेबल करें और मेंटेनेबल कोड हो, है ना। क्योंकि अगर हम मतलब अगर हम मतलब रीयूजेबल नहीं कर सके, स्केलेबल नहीं कर सके, मेंटेनेबल नहीं कर सके, तो ऊप्स का कोई मतलब ही नहीं होता है। अब जब हम, ये तो हो गया ऊप्स का कॉन्सेप्ट। ये मतलब हम अगर ऊप्स क्यों यूज करते हैं, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछेगा तो आपको बताना फॉर रीयूजेबिलिटी, फॉर स्केलेबिलिटी और फॉर मेंटेनेबिलिटी। तो हम इजीली ये सारी चीज़ें कर सकते हैं ऊप्स से। अब इन चीज़ों को करने के लिए हम ऊप्स में कौन कौन से कॉन्सेप्ट को लेते हैं, तो मेन होते हैं हमारे 4 कॉन्सेप्ट: एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। ये जो मेन 4 पिलर है, इन पे ही पूरा ओप्स किसी भी टेक्नोलॉजी का घूमता है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कोई ये पीएचपी और कोई पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, यहाँ टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है।
यहाँ पे सिर्फ ऊप्स कॉन्सेप्ट है जो इन 4 पिलर पर घूमता है। एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। हम इन चारों को अच्छे से समझेंगे पीएचपी में। लेकिन अगर आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपको पीएचपी में अच्छे से समझ में आ गया, तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी में कर लोगे, क्योंकि ऊप्स कॉन्सेप्ट है। अगर आपको किसी एक टेक्नोलॉजी में आ गया, तो आप दूसरी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ईज़िली अडॉप्ट कर पाओगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल के जो भी फ्रेमवर्क हैं, सीएमएस हैं, मतलब लारावेल हो गया, अगर पीएचपी की मैं बात करूं, लारावेल हो गया, सीआई हो गया, ये सब जितने भी आज फ्रेमवर्क जो भी मार्केट में अब आते हैं, वो सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। आप देखोगे कि क्लास बनी होगी। अब कई जगह मैंने ये भी देखा है कि लोग बाग ऊप्स का कॉन्सेप्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि यहाँ पे हम लोगों ने ऊप्स यूज कर ली है। तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि मतलब आपने कब कौन सा कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया, कब आपका इनहेरिटेंस बन जाता है, कब आपका एब्स्ट्रैक्शन बन जाता है, कब आपका एनकैप्सुलेशन बन जाता है, कब आपका पॉलीमॉर्फिज्म। और अगर आप क्लास बना रहे हो तो डेफिनेटली है कि आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट यूज करो। लेकिन आपको कई डेवलपरों को मैंने देखा कि उन्हें ये पता नहीं चलता ये वाला कॉन्सेप्ट कब इम्प्लीमेंट हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट कब लागू हो गया, है ना। तो वो मैं आपको सब कुछ इसमें डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये मेन कॉन्सेप्ट होते हैं। अब इन जो 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, उन कॉन्सेप्टों को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास होती है कुछ चीज़ें जो हमें पढ़नी पड़ती हैं। जैसे अगर मान लो आपको ये 4 कॉन्सेप्ट यूज़ करने हैं, तो आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब अगर क्लास ऑब्जेक्ट पता होगा, तो आप ये 4 कॉन्सेप्ट जो हैं, उनको फुलफ़िल कर सकते हो। क्योंकि जो 4 कॉन्सेप्टों में ये मतलब जो भी ऊप्स के और भी होते हैं, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट होते उनमें सारा कुछ घूमेगा वो क्लास और ऑब्जेक्ट पे, है ना? तो क्लास ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है। फिर उसके बाद होता है प्रॉपर्टी एंड मेथड। मतलब जैसे ये प्रॉपर्टी और मेथड ये होता है कि जब आप क्लास और ऑब्जेक्ट समझ गए, तो क्लास के अंदर केवल 2 ही चीज़ें होती हैं। क्या-क्या होती हैं? या तो प्रॉपर्टी जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स, है ना? और होती हैं मेथड जिन्हें हम फंक्शन बोलते हैं जनरली कई लोग, और अगर उसमें मेथड है तो उन्हें मेथड। वैसे अगर देखो फंक्शन और मेथड में यही डिफरेंस होता है। अगर आप प्रोसीजर वे में जा रहे हो और आप कोई फंक्शन बना रहे हो, उसे हम बोलते हैं फंक्शन। अगर वो कोई फंक्शन आप किसी मेथड से बिलोंग करता है, उसे बोलते हैं हम मेथड। तो देखो ये लिखा है फंक्शन दैट बिलोंग्स टू क्लास, उसे हम मेथड बोलते हैं। कई बार इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भाई मेथड और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो मेथड क्लास से बिलोंग करती है, फंक्शन इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उसमें वो कोई क्लास नहीं होती है, बस आपने फंक्शन बना के छोड़ दिया। अगर आपने कभी वर्डप्रेस पे काम किया हो, तो उसमें देखते हो कि फंक्शन डॉट पीएचपी में हम फंक्शन लिखते चले जाते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें हम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा एक्सेस मॉडिफायर आना चाहिए, क्योंकि पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट है, और भी होते हैं मॉडिफायर। मतलब मैं 3 आपको अभी इसमें बताऊंगा, जिससे आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट, हालांकि और भी मॉडिफायर होते हैं, लेकिन मैं अभी इसमें 3 ही डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारा ऊप्स के कॉन्सेप्ट क्या हैं, ये 3 हैं। अब कई लोग ऊप्स के कॉन्सेप्ट में क्लास ऑब्जेक्ट भी डाल देते हैं कि ये भी ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से होता क्या है कि क्लास और ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं इन कॉन्सेप्टों को कंप्लीट करने के लिए। तो इस वजह से मैंने मेन ऊप्स के कॉन्सेप्ट यही होते हैं, ठीक है। अब ये देखो, वाइल लिवरेजिंग क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म इंटरफेस ट्रेट्स यू कैन डिजाइन रोबस्ट एप्लीकेशन इफेक्टिवली। अब जब आप सारी चीज़ें आप अगर यूज कर लोगे, तो आपकी जाहिर सी बात है एक रोबस्ट एप्लीकेशन बन के आएगी, ठीक है फ्रेंड। तो हमारे मेन कॉन्सेप्ट क्या है, अब हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम सबसे पहले लेते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट कि पीएचपी में हम क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। फिर हम देखते हैं थोड़ा सा मेथड प्रॉपर्टी, फिर एक्सेस मॉडिफायर, फिर हम एक एक करके ये चारों कॉन्सेप्टों को समझेंगे, है ना। क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट चारों पता है, लेकिन आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, तो बेकार है ना। तो सबसे पहले मतलब ये है कि आपको ये चीज़ें आना ज़रूरी है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लास से। तो ओके फ्रेंड, तो ये मैं आ गया हूँ नेटबीन एडिटर में। तो अब हम यहाँ पे क्लास बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्लास कीवर्ड लेता हूँ, और पीएचपी में आपको मैं बताऊँ कि क्लास अगर डिफ़ाइन करनी होती है, तो हमें एक प्री डिफ़ाइंड कीवर्ड पीएचपी का होता है क्लास, उसमें हमें क्लास यूज करना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें क्लास का नाम देना पड़ता है। तो ये हमारी क्लास बन चुकी। अब हम इसमें क्लास में कितनी चीज़ें होती हैं, मैंने बताया ना कि क्लास में हमारी 2 चीज़ें होती हैं। कौन-कौन सी? कि एक तो होती है मेथड, दूसरी होती है हमारी प्रॉपर्टी, या पहले प्रॉपर्टी या मेथड, मतलब कुछ भी बोल लो।
तो हम इसमें एक पहले प्रॉपर्टी देते हैं, तो हम प्रॉपर्टी चलो मैं एक ले लेता हूँ, डॉलर मैसेज ले लेते हैं एक, ठीक है, और मैसेज में ब्लैंक असाइन करा देता हूँ। और ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी प्रॉपर्टी होती हैं वो पब्लिक होती हैं, ठीक है। अब एक मैं इसमें मेथड बना लेते हैं हम लोग, पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ शो मैसेज। तो मैसेज या एमएससी जो भी आप चाहो वो डाल दो। तो ये हमारी क्लास हो गई, और ये इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी और इसको बोलते हैं मेथड, ठीक है। अब इसके बाद अगर जैसे अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अगर आप देखोगे इसको रिफ्रेश करके, तो अब आउटपुट चला गया, ठीक है। अब इसका अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे किसी भी क्लास का, अगर आपको, तो हम एक वेरिएबल लेंगे डॉलर ओवीजी, जो भी आप चाहो वो आपके ऊपर है। फिर हम एक न्यू कीवर्ड लेंगे और टेस्ट लेंगे, ठीक है। अब टेस्ट में होता क्या है कि ये आपका ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे जो डॉलर ओवीजी है। ये आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने ओवीजी लिया, इससे मतलब ये पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट है। आप एवीसी भी ले सकते हो, जो भी आपको लेना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि मतलब जिससे थोड़ा ठीक लगे, ये वाला ले लिया। अब आप देखोगे कि अगर मुझे मान लो इसमें मुझे इस मेथड को मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, जैसे अगर यहाँ पे मुझे ये मेथड का मैसेज प्रिंट कराना, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो फ्रेंड, हेलो। तो अगर इस मेथड को मुझे इस वेरिएबल को यूज करना होता है, तो अगर आपको नहीं पता है तो किसी भी, जैसे अगर आपको किसी भी क्लास के, अगर किसी भी क्लास के जो वेरिएबल होते हैं, एक क्लास लेवल के जो वेरिएबल होते हैं उनको यूज करना होता है, तो हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। दिस से आपका जो भी वेरिएबल है, आपके जितने भी प्रॉपर्टी हैं, आप उनको एक्सेस करके ईगो करा सकते हो, या रिटर्न कराना हो, या आप जो भी लॉजिक लिखना हो लिख सकते हो। अब इस मेथड को हमें कॉल कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एरो साइन से हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेंगे। हमारी मैसेज क्या है, शो मैसेज, जिस ये चलो नहीं है तो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेथड है। अब ऐसा इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता जब आप क्लास बनाओ कि कितनी मेथड 1 2 कोई प्रॉपर्टी, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कितनी भी क्लास बनाओ, कितनी कितनी भी उसके अंदर मेथड डालो, कितने भी वेरिएबल डालो, ठीक है। ऐसा कोई अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है कि हम कितनी मेथड, तो ये नॉनसेंस वाली बात है, आप कुछ भी, तो ये आपका मैसेज आ गया है ना। तो हम क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास कीवर्ड प्रीडिफाइन है, उसके बाद आप अपनी क्लास का नाम दोगे, क्लास के बाद आप प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे, मेथड डिफाइन करोगे, उनको एक्सेस कर लोगे। तो ये सिंपल हमारा क्या दोनों चीज़ें हो गई, है ना। अब क्लास को समझते हैं। क्लास अगर कोई पूछे है क्या, तो उसकी डेफिनेशन आप कैसे बताओगे, आप ब्लूप्रिंट ऑफ फॉर ऑब्जेक्ट। अब देखो ब्लूप्रिंट क्यों बोलते हैं, कि जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट में अब जब भी ये मेमोरी में रन करेगा, तो इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, इस ये मेमोरी में असाइन करेगा इस मेथड को भी और इस वेरिएबल को, है ना। तो इनका कहना ये है कि ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट। अब जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये अब आप कभी आपको और ज़रूरत पड़ी तो आप एक और ऑब्जेक्ट बना दोगे। तो ये क्या हो गया, ब्लूप्रिंट, मतलब ये ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट, मतलब ये आपने बता दिया कि इस जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट को ये वाली वेरिएबल मिलने वाली है और ये वाली मेथड असाइन होने वाली है। तो ब्लूप्रिंट का मतलब आप समझे, जैसे कि अब मैं रियल लाइफ में चलता हूँ, कि जैसे आप अगर मान लो कोई कार बना रहे हो, जैसे टाटा ऑल्टो या कोई भी कंपनी कार बना रही है, तो उसमें क्या होगा, उस कंपनी में कार का मॉडल एक यूनिक होगा, है ना। जब कार का मॉडल यूनिक होगा, तो आप यूनिक को क्या करोगे, एक प्रॉपर्टी क्लास लेवल वेरिएबल डिफाइन कर दोगे, कि जैसे आप ऑल्टो बना रहे हो, अब ऑल्टो के अंदर आप मेथड दोगे कि गेट माइलेज, सेट माइलेज, नंबर ऑफ टायर, उसका ब्लूप्रिंट पूरा डिफाइन करोगे ना, कि जैसे कि आपकी जो कार बनने वाली है, उस कार में कितने आपके टायर्स होंगे, और कितने आपके मतलब माइलेज क्या देगी, उसका मॉडल नंबर क्या होगा। तो जब आप मतलब आप सब कुछ आप डिफाइन करोगे, तो वो एक क्लास की मेथड डिफाइन करोगे, है ना, कि नंबर ऑफ टायर रिटर्न करो कि कितनी ऑल्टो में लगने हैं, है ना, और नंबर ऑफ कलर डिफाइन करो कि कितने नंबर ऑफ की कलर हो सकते हैं, कितने कितने कलर की। तो इसी को बोलते हैं कि मतलब ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट, इट डिफाइन प्रॉपर्टी एंड मेथड दैट कैन
दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास विल हैव, मतलब इट डिफाइन प्रॉपर्टी, जो क्लास है वो क्या डिफाइन करेगी, प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगी, मेथड को डिफाइन करेगी, जो मैंने अभी बोला है कि ये प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगी और मेथड को डिफाइन करेगी। और जो दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास विल हैव, मतलब जो एक क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो इसको रखेगा। ठीक है, तो ये और क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एक क्लास हो गई कि मतलब हम क्लास को क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट। सिंपल सी डेफिनेशन, इतना भी बोल दोगे तब भी आपका हो जाएगा कि ये क्या है, ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट। मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपका क्या क्या आने वाला है, मतलब आपने रफ आइडिया दे दिया कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो मेथड दो प्रॉपर्टी आने वाली हैं, तो ब्लूप्रिंट डिफाइन कर दिया। अब जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे आपको वो मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो इंस्टेंस क्या है कि जब आपने ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम बोल रहे हैं, तो अभी आप कितने ऑब्जेक्ट देख रहे हो, टू ऑब्जेक्ट, OBJ 1, इनको हम बोलते हैं क्या, इंस्टेंस। आप ये देखो, ये है ना, इसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंस, इस क्लास का इंस्टेंस है, क्योंकि आप इस क्लास की मेथड को भी एक्सेस कर पा रहे हो और प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर पा रहे हो। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो बस क्लास कोई पूछे तो आपको बोलना है आप ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट, और कोई ऑब्जेक्ट पूछे तो इंस्टेंस ऑफ क्लास। अब हम चलते हैं आगे, प्रॉपर्टी एंड मेथड। ये मैंने आपको अब बता ही दिया कि ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई है। आप इसमें और भी डाल सकते हो, मैसेज वन, जो भी आपको करना हो, मतलब है ना, और मैसेज टू। तो ये आप प्रॉपर्टी डिफाइन करते जाओ, और मेथड आप जब आप अपना कोई मतलब सॉफ्टवेयर जिसका भी बनाओगे, वू कॉमर्स या ई कॉमर्स, जो भी जिससे भी रिलेटेड, उससे रिलेटेड आपको जो मेथड बनेंगी वो आप मेथड बनाते चलेंगे हम लोग। ठीक है, अब आता है हमारा एक्सेस मॉडिफायर। ये हमारा एक्सेस मॉडिफायर से अब होता क्या है कि ये वाली चीज़ से आप देखोगे कि एक्सेस मॉडिफायर से हमारी थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ती है, कि मतलब अगर आप देखोगे कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, अगर कोई भी मतलब प्रॉपर्टी, और ये एक्सेस मॉडिफायर आप दोनों में लगा सकते हो, मेथड में भी लगा सकते हो, प्रॉपर्टी में भी लगा सकते हो। तो अब हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की क्या रहता है कि एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, मतलब अगर वो पब्लिक है तो वो कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा। अब मैं थोड़ी देर के लिए एक ही प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ और इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको हटा देता हूँ। अब आपको बताता हूँ पहले पब्लिक। ये है पब्लिक, अगर मुझे इस वेरिएबल को ये एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो मैं डायरेक्ट इसको यूज करता हूँ। हमारा क्या है, वेरिएबल मैसेज है ना, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ MS, और यहाँ पे मैं इको कराता हूँ। अब मैंने मेथड कॉल नहीं करा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा हूँ, और आप रिफ्रेश करोगे तो ये देखो, ये हेलो प्रिंट आ गया ना, हेलो फ्रेंड्स। अब ये क्या है, पब्लिक। तो पब्लिक के केस में होता क्या है कि एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, मतलब आप देख रहे थे कि इस मेथड में भी एक्सेस हो रहा, और इस क्लास के आउट ऑफ इसको मतलब एनीवेयर कहीं पे भी एक्सेस हो गया, ये यहाँ पे एक्सेस हो चुका है, क्योंकि स्कोप के बाहर है ना, तो एक्सेस हो गया। अब हम चलते हैं, तो मतलब पब्लिक, मतलब जैसे आप देखते हो कि पब्लिक कोई चीज़ है तो वो कोई भी एक्सेस कर सकता है ना। तो रियल लाइफ में यही है कि मतलब अगर आप जाते हो जैसे कोई पब्लिक पार्क में, तो वहाँ पे कोई भी लोग जा सकते हैं, किसी से भी हम बात कर सकते हैं। तो पब्लिक वो चीज़ हो गई कि मतलब एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। अब आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है एक्सेसिबल ओनली विद इन ए क्लास एंड इट्स सब क्लास। अब ये थोड़ा सा गाइस, थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा आपको, मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब आप ये क्या कह रहा है कि एक्सेसिबल ओनली विद इन ए क्लास, मतलब इसी क्लास के अंदर यूज होगा। और फिर वो क्या कह रहा है, एंड इट्स सब क्लास। तो अभी हमने सब क्लास तो बनाई नहीं है, वो कह रहा है सब क्लास में। अब लेकिन मैं बाहर एक्सेस कर रहा हूँ, आप देखना कि इसमें क्या एरर आती है। ये देखो क्या कह रहा है, कैन नॉट एक्सेस प्रॉपर्टी टेस्ट, है ना, कह रहा है कि प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है वो आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। क्यों एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका रूल ही है कि वो तो या तो होगी क्लास के यहाँ इनसाइड या सब क्लास में, लेकिन आउटसाइड यूज नहीं होगी। आउटसाइड सिर्फ क्या होती है, पब्लिक। अब हम सब क्लास बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो, अगर इस मेथड को कॉल करोगे तो ये मेथड एक्सेस कर रही होगी। जैसे अगर आप मैं इस मेथड को हटा के मेथड को कॉल कराता हूँ, है ना, अब आप देखोगे कि अब आपका हेलो प्रिंट मेथड से प्रिंट होगा। जैसे मैं इसको बंद करूँगा और आप रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखो
क्योंकि इस क्लास के अंदर तो अलाउ है ना प्रोटेक्टेड, तो ये आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि इस मेथड की क्लास में तो है ही, साथ में सब क्लास में भी है, तो मैं एक सब क्लास और बना ली, क्लास सब टेस्ट, और हम एक्सटेंड कर लेते हैं टेस्ट को, ठीक है। और अब हम सब टेस्ट को एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पे हम एक मेथड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बना दिया शो मैसेज सब क्लास, और अब इस मैसेज में आप देखोगे कि इसका ये अगर हमने एक्सटेंड कर लिया तो क्या हुआ, ये पेरेंट क्लास हो गई हमारी। पेरेंट के बाद इसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड क्लास। अगर एक्सटेंड अगर हम कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम पेरेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टी और मेथड होती हैं वो चाइल्ड क्लास में आ जाती हैं। अभी हम समझने वाले हैं कि इसी को हम इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, तो अब हम धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन मैं अभी 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 इनहेरिटेंस पे नहीं आया, आप ये मत सोचना कि अभी हम ऊप्स ख़त्म हो गया। मैं सिर्फ अभी आपको ये एक्सेस मॉडिफायर पढ़ाने के लिए ये काम कर रहा हूँ। अभी हम फिर से इनहेरिटेंस के लिए ये सब कुछ देखने वाले हैं, तो इसी वजह से मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि जो हम ऊप्स में यूज़ करने वाली सारी चीज़ें हैं, तो वो क्या-क्या यूज़ होने वाली हैं। ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हो यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। तो अब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इससे अब मैं सब टेस्ट का बनाता हूँ यहाँ पे। आप देखोगे मैंने किसका बनाया, सब टेस्ट का, और इस मेथड से मैं प्रिंट कराता हूँ सब क्लास का। अब आप देखोगे कि यहाँ पे भी एक्सेस हो गया ना? ये प्रॉपर्टी क्योंकि इस क्लास में तो डिफाइन ही नहीं है मैसेज, अब डिफाइन नहीं है, हमने एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया तो ये पेरेंट क्लास की इसने एडॉप्ट कर ली। एडॉप्ट करने के बाद ये प्रोटेक्टेड थी और हमें इसमें मिल गई, क्योंकि ये सब क्लास तक आती है। मतलब तो प्रोटेक्टेड का मतलब क्या हुआ कि वो क्लास में तो रहेगी, साथ साथ सब क्लास तक आ सकती है। आउटसाइड तो बिल्कुल ही नहीं आएगी, क्योंकि आउटसाइड सिर्फ पब्लिक ही आते हैं। और तो हमारे दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, एक्सेसिबल और ये मतलब पब्लिक और प्रोटेक्टेड। अब हम आते हैं प्राइवेट। ये कह रहा है एक्सेसिबल ओनली विद इन ए क्लास। अब अगर ये प्राइवेट अगर आपने यहाँ पे जैसे ही इसे बना दिया तो यहाँ से भी आपका कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि प्राइवेट होता है विद इन ए क्लास, तो विद इन ए क्लास तो केवल यही है, तो इसी क्लास में केवल ये मेथड तो इस क्लास की मेथड तो इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकती हैं, लेकिन सब क्लास के पास अब राइट्स नहीं रह गए, क्योंकि ये हो गई है प्राइवेट। अब आप देखोगे इसको रन करोगे तो अब एरर मिलने वाली है हम लोगों को। ये देखो क्या कह रहा है, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी में से, क्यों, क्योंकि ये बन चुकी है प्राइवेट। तो प्राइवेट अगर बन गई है तो वो विद इन ए क्लास ही रहेगी, और प्रोटेक्टेड होती है तो वो सब क्लास तक जाती है। तो फ्रेंड यही था कि मतलब एक्सेस मॉडिफायर हमारा था कि इससे हम कि मतलब ये भी आपको आना बहुत ज़रूरी है अगर आप ऊप्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो पब्लिक क्या होता है, एक्सेस एनीवेयर। प्रोटेक्टेड मैं समराइज कर रहा हूँ। प्रोटेक्टेड क्या होता है कि विद इन ए क्लास तो होता ही होता है, साथ में सब क्लास में भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो। प्राइवेट का सिर्फ एक ही होता है कि वो विद इन ए क्लास होता है, वो आउटसाइड भी नहीं जाता है, और सब क्लास में भी एक्सेस नहीं कर सकते हो आप, है ना। तो ये अगर मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इन क्लास, ये एक ही क्लास है, ठीक है। अब आपको और सब अच्छे से समझाने के लिए क्लास प्लस चाइल्ड क्लास यहाँ पे लिख सकते हैं हम, है ना। ये इन क्लास मतलब विद इन ए क्लास होगा, इन क्लास मतलब यहाँ पे विद इन लिख देता हूँ, वरना कई लोग बोलेंगे कि ये क्या आप समझा रहे हो। ये विद इन ए क्लास होता है, मतलब एक ही क्लास में रहोगे, एक क्लास में भी रहोगे प्लस चाइल्ड क्लास में भी जा सकते हो। और ये पब्लिक है तो पब्लिक का तो आप जानते ही हो कि एनीवेयर, ठीक है। तो ये मतलब अब आप इनको भी अगर इसको पब्लिक को आप एनीवेयर समझ लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। प्रोटेक्टेड में सिर्फ एक फॉर्मूला है, क्लास प्लस चाइल्ड क्लास, प्राइवेट विद इन ए क्लास। तो ये आपके एक्सेस मॉडिफायर भी कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे एक एक करके ये वाले कॉन्सेप्ट, है ना। मैंने आपको ये तीनों चीज़ें बता दी, क्लास बता दी, ऑब्जेक्ट बता दिए, प्रॉपर्टी मेथड बता दिए, एक्सेस मॉडिफायर। अब हमारा पहला कॉन्सेप्ट आता है इनहेरिटेंस। अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। अब हमारा इनहेरिटेंस समझने की कोशिश करते हैं, और पहले हम डेफिनेशन ही देखते हैं, है ना। इनहेरिटेंस अलाउ अ क्लास, सॉरी फ्रेंड, मैंने अभी ना जो आपको टाटा का और ऑल्टो का एग्जांपल दिया तो मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि
ऑल्टो सुजुकी वालों की है ना? मारुति सुजुकी, है ना? तो थोड़ा-सा समझ लेना अपने हिसाब से। ऑल्टो मतलब टाटा की नहीं है, तो मैंने थोड़ा-सा मतलब कंपनी का नाम चेंज कर दिया, लेकिन समझाने की मैंने पूरी कोशिश वैसी की थी, तो जहाँ पे मैंने टाटा यूज़ किया, वहाँ पे आप सुजुकी यूज़ कर लेना। अब हम इनहेरिटेंस समझते हैं, है ना? इनहेरिटेंस अलाउ अ क्लास, अब कौन-सी क्लास? चाइल्ड क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टी एंड मेथड फ्रॉम अनदर क्लास, मतलब अनदर क्लास कौन-सी? पेरेंट क्लास। अब आप देखोगे यहाँ पे, हम पहले ही देखो मैंने वही आपसे कह रहा था कि जैसे ही हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं और एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो यहीं पे अब आपने कई बार किया होगा, है ना? कि जब आपने चाइल्ड क्लास बनाई होगी और उसमें इनहेरिटेंस, तो जैसे ही आप एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करते हो, समझो आप वहीं पे आपका इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो गया? इनहेरिटेंस। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि बस वो यही कह रहा है, इनहेरिटेंस अलाउ अ क्लास चाइल्ड क्लास। यहाँ पे कौन सी क्लास को अलाउ करता है? चाइल्ड क्लास। तो ये चाइल्ड क्लास हो गई सब टेस्ट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, इसने प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया, और अगर इस मेथड को भी कॉल करोगे तो इस मेथड में भी मेथड भी कॉल हो जाती। तो हम एक्सटेंड कीवर्ड से इनहेरिटेंस का इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कई लोग क्या है कि एक्सटेंड कीवर्ड लगा के यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन कई लोगों को ये पता नहीं चलता कि ये इनहेरिटेंस हो गया। तो बस इसी को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, कि हमें मतलब जो ऊप्स कॉन्सेप्ट बोलता है कि जैसे ही आपको इनहेरिटेंस क्या अप्लाई करेगा, कि जब आपने पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लिया, तो आपके पास ऑटोमेटिकली उसे हम इनहेरिटेंस बोल, जैसे अगर रियल लाइफ एग्जांपल में जाएँ, तो जैसे अगर हम लोग अपने पेरेंट्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, जैसे हम कौन हो गए? हम हो गए चाइल्ड, है ना? तो हमारे जो पेरेंट होते हैं, हम उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बोलते हैं, कई लोग कि ये पापा पे गया, ये आदत मम्मी जैसी। तो इनहेरिट मतलब कुछ भी प्रॉपर्टी को हम इनहेरिट जो करते पेरेंट से, उसको बोलते हैं हम लोग इनहेरिटेंस। तो यही है यहाँ पे कि यहाँ पे ये पेरेंट हो गई, ये हमारी क्लास टेस्ट, और सब टेस्ट हो गई यहाँ पे ये चाइल्ड क्लास। जैसे मैं यहाँ पे डाल भी देता हूँ, ये हमारी हो गई है चाइल्ड क्लास। तो इस चाइल्ड क्लास ने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर लिया और इस मेथड को भी, मतलब जो भी जितनी भी चीज़ें होंगी, अगर वो एक्सेसिबल होंगी, मतलब अगर प्राइवेट बना दोगे तब तो वो एक्सेसिबल ही नहीं होंगी, लेकिन वो प्रॉपर्टी मतलब जो भी पब्लिक होंगी उनको वो एक्सेस कर सकता है। क्योंकि मॉडिफायर मैंने आपको इसी वजह से बनाया कि अब आप कहोगे ये प्राइवेट हो गया और फिर मैं हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, वो एक्सेस ही नहीं हो रहा, तो वो मॉडिफायर की वजह से अब वो चीज़ अलग हो गई। लेकिन इनहेरिट तुरंत तभी हो जाती हैं सारी प्रॉपर्टी, बस अब ये है कि वो आप कॉल नहीं करा पा रहे हो वो चीज़ें, लेकिन इनहेरिट मतलब हो चुका है, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट लग चुका है वहाँ पे, जैसे ही हमने इस एक्सटेंड कीवर्ड को यूज किया। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे ही अगर कभी भी आप एक्सटेंड कीवर्ड यूज कर रहे होगे, वो वहाँ पे आप ये समझो आंख बंद करें कि इनहेरिटेंस हमारा यूज हो रहा है। अब देखो जावा में अगर आप पढ़ोगे तो इनहेरिटेंस की बहुत सारे टाइप होती हैं, जैसे मल्टीपल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड। तो हालांकि पीएचपी में ऐसा मल्टी लेवल तो आप ले सकते हो, मल्टीपल मल्टी लेवल का इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि मतलब एक क्लास दूसरी एक चाइल्ड क्लास एक पेरेंट को इनहेरिट करे, फिर उस चाइल्ड क्लास को एक और सब चाइल्ड क्लास इनहेरिट करे। जैसे यहाँ पे मैं अगर बोलूँ ये सब टेस्ट है ना? तो इसको ये हो गया एक लेवल। अगर मैं एक और यहाँ पे बना दूँ एक क्लास, मैं अब थोड़ा सा इनहेरिटेंस की टाइप में जा रहा हूँ और इसने इसको एक्सटेंड कर लिया, ठीक है? तो ये क्या हो रहा है, ये मल्टी लेवल हो गई है कि भाई ये इसने इसको एक्सटेंड किया, इस क्लास ने इसको एक्सटेंड किया। तो ये हो जाती है, अगर कोई पूछे तो मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि कई लेवल पे आप उसको इनहेरिट होती जाती हैं चीज़ें। और एक होता है देखो मल्टीपल, मल्टी लेवल, सॉरी ये हमारा हो गया मल्टी लेवल। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ साथ में मल्टी लेवल, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल। और एक होता है मल्टीपल। अब मल्टीपल पीएचपी सपोर्ट नहीं करता, मल्टीपल सपोर्ट कराने के लिए आपको यहाँ पे ट्रेड्स का कॉन्सेप्ट आता है। मल्टीपल का इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है यहाँ पे कि एक क्लास हो, जैसे मैंने ये बोला एक क्लास हो और वो एक्सटेंड कई क्लास को करे, लेकिन अब पीएचपी में ऐसा नहीं होता है कि वो कॉमा सेपरेटेड कर ले। अगर जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि एक क्लास टेस्ट है और एक क्लास में बना देता हूँ टेस्ट वन, मैं थोड़ा सा हाँ मतलब इनहेरिटेंस की टाइप में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट कर लो कॉमा टेस्ट वन भी कर लो।
तो मल्टी लेवल मतलब जो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है पीएचपी में, ट्रेड्स। तो हम ट्रेड्स वाली वीडियो में ट्रेड्स को पढ़ेंगे, तो उस समय आप देख लेना। तो मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हम अचीव कर सकते हैं क्या पीएचपी में, तो हमें बोलना है कि यस वी कैन डू बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड्स। ट्रेड्स से आप कर सकते हो। मल्टी लेवल तो आप पीएचपी में यूज कर रहे हो, अगर आप कितनी भी लेवल बनाते जाओ और एक्सटेंड करते जाओ। ठीक है, तो यही था इनहेरिटेंस। अब उसके बाद हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म। देखते हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म की पहले डेफिनेशन ही देख लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ allows methods in a child class to have different implementation while sharing the same name। देखो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको याद करना पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन की क्या होती है, तो इसका मतलब होता है मैनी फॉर्म विथ सेम नेम। एक छोटी सी डेफिनेशन ही होती है कि मैनी फॉर्म मतलब कई सारे फॉर्म, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म है ना, तो मैनी फॉर्म मतलब कई सारे फॉर्म है विथ सेम नेम। तो यही इसमें डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं कि जैसे पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज मेथड्स इन ए चाइल्ड क्लास टू हैव डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन वाइल शेयरिंग द सेम नेम। अब देखो वो चाइल्ड क्लास क्यों यूज कर रहा है कि जैसे पॉलीमॉर्फिज्म अगर मेथड, जैसे आप अगर पेरेंट क्लास में कोई मेथड बना रहे हो, अब उसको आप एक्सटेंड कर रहे हो और उसी मेथड उसी नाम से आप कुछ मतलब आप देना चाह रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म यूज हो जाती है। अब देखो कई जगह अगर आपने देखा होगा, जैसे पीएचपी, जैसे अगर मैं सी प्लस प्लस और जावा की बात करूँ, तो वहाँ पे टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होती है। दो टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म होती है, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। तो पीएचपी में ओवरलोडिंग नहीं होती है। ओवरलोडिंग क्या होता है कि अगर आपसे कोई पूछे तो ओवरलोडिंग होती है नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स में, जैसे कि अब पीएचपी में नहीं होती, मैं अभी आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल करके। ओवरराइडिंग क्या होती है, पीएचपी सपोर्ट करती है, तो पीएचपी में ओवरलोडिंग नहीं होती है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि पीएचपी में डच पीएचपी सपोर्ट द ओवरलोडिंग, तो योर आंसर शुड बी नो। ठीक है, लेकिन ओवरराइडिंग पीएचपी में होती है। तो चलो हम देखते हैं एग्जाम्पल और समझते हैं। तो एक मेरी सपोज एक क्लास है टेस्ट। ठीक है, और मैं अब इसको सब क्लास है, इस टेस्ट है, और मैं इसको सबको हटा देता हूँ, कोड क्लीन कर देता हूँ। अब आप देखोगे कि टेस्ट क्लास में शो मैसेज है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी नाम से मैं फिर से सेम नाम से मैं इसके लिए अभी पब्लिक डाल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे हम चलते हैं और अब इस सब टेस्ट में भी मैं शो मैसेज बना लेता हूँ, यहाँ पे भी शो मैसेज। ठीक है, अब अगर देखो जैसे अब यहाँ पे अगर अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनाया, सब टेस्ट का। अगर हम सब टेस्ट से शो मैसेज प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा। अब मैं यहाँ पे आप देख रहे होगे कि दोनों में इको हो रहा है, तो अभी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मैसेज कहाँ से आया। मैं अब ऐसा करता हूँ कि अब यहाँ से मैं ना एक कॉन्कैट कर देता हूँ। मैं यहाँ बोलता हूँ इन चाइल्ड। आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि ये कहाँ से कॉल हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन चाइल्ड। अब आप देखोगे कि इन चाइल्ड और हमारा हेलो प्रिंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो आप अब हमारा पॉलीमॉर्फिज्म कैसे हो रहा है कि सेम नेम है शो मैसेज दोनों में, है ना, पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास में। तो ओवरराइडिंग क्या होती है, मतलब टू डिफरेंट क्लास, मतलब पेरेंट क्लास में भी वो मेथड है और चाइल्ड क्लास में भी मेथड है। इसी को हम बोलते हैं ओवरराइडिंग। ये हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट है ओवरराइडिंग, ये ओवरलोडिंग नहीं है। ओवरराइडिंग होती है हमारी डिफरेंट क्लास में। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट क्लास के अंदर होती है। तो ये हमारी डिफरेंट क्लास हो गई, पेरेंट अलग क्लास हो गई, चाइल्ड अलग क्लास हो गई। अब वो होता है ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग ये बोलती है कि पैरामीटर से डिफरेंट हो, मतलब अलग होती है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे ए पैरामीटर मैंने एक पास किया और यहाँ पे दो पैरामीटर मैं पास कर सकूँ। तो ओवरलोडिंग जो होती है, मतलब अगर आप सी प्लस प्लस और अगर जावा में पढ़ रहे होगे, तो यहाँ पे क्या होती है कि वो पैरामीटर आर्गुमेंट से ओवरलोड हो जाता है, मतलब वो सेम क्लास में होती है। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँगा कि ओवर जो लोडिंग होती है वो होती है सेम क्लास में। ये सेम क्लास का कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें रन टाइम का और स्टैटिक टाइम का भी कॉन्सेप्ट आता है कि रन टाइम पे कौन सी होती है, स्टैटिक टाइम में कौन सी होती है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी अगर आप पीएचपी में पढ़ रहे हो
तो सिर्फ आपको ये समझना है कि ओवर राइडिंग होती है पीएचपी में, क्योंकि अभी और भी एक और क्वेश्चन का इंटरव्यू बनता है कि ओवर राइडिंग कब होती है, रन टाइम पे। अब ऐसा तो पीएचपी में कुछ होता नहीं है, तो मैं अभी इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्ट है, तो वो तो बस केवल सर्वर पे एग्जीक्यूट होकर हमें रिस्पॉन्स दे देती है, तो इसमें कोई रन टाइम और कुछ वो वैसा नहीं होता है कि पहले एग्जीक्यूट हो तो स्टैटिक टाइम हो पहले, मतलब उसकी जो अब जावा में क्या होता है कि डॉट बाइट मतलब क्लास अलग पहले वो कंपाइल होती है, फिर वो रन होती है ना। हमारी तो पीएचपी है तो डायरेक्ट ही रन होती है, तो इतना झंझट वैसे भी नहीं है इस पीएचपी में। तो बस आपको ये है कि अगर कोई आपसे पूछे तो मैं थोड़ा सा एडवांस इसी वजह से बता रहा हूँ कि ओवरलोडिंग होती है विद इन ए क्लास, मतलब सेम नेम है लेकिन आप पैरामीटर, अब आप देखोगे कि यहाँ पे एरर दे रहा है कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, तो पीएचपी में सेम नाम से मेथड उसी क्लास में डिक्लेयर जैसे ही करोगे तो एरर आने लगती है। तो ओवरलोडिंग हमारे पीएचपी में नहीं है। हमारे पीएचपी में क्या है, ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग होती क्या है, डिफरेंट टू क्लास, ये देखो मैंने लिख रखा है डिफरेंट क्लास सेम क्लास, तो ओवरलोडिंग नहीं होती है, ओवरराइडिंग पॉसिबल है, और ओवरराइडिंग होती कितनी है, डिफरेंट टू क्लासेस। ठीक है फ्रेंड, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म हमारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। अब अगर आपको कोई भी मतलब इनमें अगर कुछ भी डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपका आंसर देने की सारी चीज़ों की। ठीक है, तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे और कुछ इसमें बचता नहीं है, हो गया। अब हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्शन पे, तो एब्स्ट्रैक्शन देख लेते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन अब हमारे अभी इसमें कितने कॉन्सेप्ट, अभी हमारे दो हुए हैं ऊप्स के, है ना। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस को हम कब यूज करते हैं, जब एक्सटेंड करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म कब यूज हो जाती है, जब सेम नेम आपने किसी भी प्रॉपर्टी या मेथड का दे दिया तो आपकी वो पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। उसका नाम देखो मैंने छोटी छोटी डेफिनेशन भी बताया। अब हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, शो ओनली रिलीवेंट डिटेल टू द एंड यूजर एंड हाइड इररिलीवेंट फीचर। अब आपने देखा होगा ये बहुत फेमस एग्जाम्पल होता है कि हम कार स्टार्ट करते हैं तो चाबी लगा देते हैं और चाबी से ड्राइवर को पता नहीं होता है कि अंदर की फंक्शनैलिटी क्या चल रही है। तो हाँ, यही वो एग्जाम्पल है जो मैं बताता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रोग्रामिंग टर्म में बताता हूँ अब आपको। आपने ये कई बार सुना होगा कि हम ड्राइवर है, ड्राइवर ने चाबी स्टार्ट की, अब उसे पता नहीं फंक्शनैलिटी क्या चल रही है अंदर, लेकिन इंजन स्टार्ट हो गया। अब जैसे आप एटीएम में जाते हो, है ना, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, आप अपना एटीएम कार्ड डालते हो। अब एटीएम कार्ड डालने के बाद आप पिन डालते हो, आपके पैसे आ जाते हैं। लेकिन बैकएंड में एज ए डेवलपर आप होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो बैकएंड में एटीएम मशीन का जो सॉफ्टवेयर होगा वो कितनी चीज़ें कर रहा होता है। अब लेकिन वो तो एंड यूजर होता है, वो उसके लिए नहीं है ना। अब आप यहाँ पे कई लोगों को माइंड में डाउट आता है कि वो तो एंड यूजर है, लेकिन डेवलपर का क्या मतलब हुआ है, डेवलपर एंड से क्या मतलब हुआ है ना। तो डेवलपर एंड से ये होता है कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये कि आप जैसे एक डेवलपर हो, मान लो आप कोई मैनेजर है, तो प्रोग्रामिंग में भी ऐसे ही होता है कि वो क्या करते हैं कि जो मेन मेन स्ट्रक्चर होता है ना, मेन मेन क्लासेस, वो कोई सीनियर डेवलपर बनाता है। वो बोल देता है कि भाई जब भी आपको ये मेथड यूज करनी हो, जब भी आपको ये वाली मतलब फंक्शनैलिटी यूज करनी, जैसे आप एक मान लो आप किसी स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसमें मान लो आपने एक बना दी मेन चाइल्ड की क्लासेस, है ना। चाइल्ड की आपने क्लासेस बना के रख दी और एक टीचर की भी बना के रख दी। अब आपने बोला डेवलपरों से कि आपको भाई चाइल्ड जो पेरेंट से मतलब स्टूडेंट से रिलेटेड आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वाली मेरी क्लास को एक्सटेंड कर लेना, तो आपको इन्फॉर्मेशन की मिल जाएगी। और अगर आपको मतलब अगर आपको टीचर से रिलेटेड चाहिए तो आपको क्लास बना के दे देगा, आपको बस ये वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेना, आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मतलब एब्स्ट्रैक्शन का यहाँ पे सिंपल सा फंडा यही है, चाहे वो एंड यूजर हो और चाहे वो डेवलपर एंड पे हो। मतलब आपको जो भी चीज़ें मिलने वाली हैं आपको उसका बैकएंड में नहीं जाना है, बैकएंड में नहीं जाना है, सिर्फ आपको वो फीचर यूज कर लेना है, उसी को हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, है ना। तो यही है कि अगर डेवलपर एंड से सोचो तो एग्जाम्पल आप वही दे सकते हो कि वो आप एटीएम मशीन में हो और आप एटीएम में पिन डालते हो, आपके पैसे ट्रांजैक्शन हो जाता है। लेकिन बैकएंड में तो आपको भी पता होगा कितनी सारी चीज़ें चल रही होंगी अगर आप डेवलपर हो।
ठीक है, तो अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन अचीव कैसे होती है? मेन बात ये होती है कि चलो ये तो हो गया सारा कुछ कि भाई ठीक है, पता नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए हमारे पीएचपी में 2 चीज़ें होती हैं, इंटरफ़ेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये अदर टेक्नोलॉजी में भी 2 ही चीज़ें होती हैं, इंटरफ़ेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये भी कॉन्सेप्ट सारी मोस्टली टेक्नोलॉजी में है। तो अब इंटरफ़ेस क्या होता है? इंटरफ़ेस डिफाइन ए कॉन्ट्रैक्ट और क्लास। अ क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल मेथड डिक्लेयर इन इंटरफ़ेस। तो यहाँ पे आपको क्या है कि कोई हम इंटरफ़ेस डिफाइन करते हैं, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर क्लास, है ना? अब वही बात आने वाली है कि अब जैसे एज़ ए डेवलपर अगर आप सोच रहे हो कि भाई मुझे तो सब चीज़ें कोड में जाके पता चली जाएँगी, तो मुझसे क्या हाइड छुपा हुआ है। लेकिन आपको भी मैं आपको अब बताता हूँ इसी चीज़ का एग्ज़ाम्पल। अब मैं यहाँ पे थोड़ा से एक हम लोग इंटरफेस लेते हैं, ठीक है? तो जैसे हम पीएचपी में क्लास डिफाइन करते हैं, ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस डिफाइन करने के लिए हमारे पास होता है एक कीवर्ड इंटरफेस। उसमें इंटरफेस का हमें नाम देना होता है, तो हम वो नाम दे देते हैं। जैसे मैंने दे दिया माय इंटरफेस, या मान लो मैं दे देता हूँ यहाँ पे इंटरफेस का नाम स्टूडेंट। जैसे मैंने बोला था ना कि अगर आप किसी कंपनी में जाओगे तो जो मेन स्ट्रक्चर है वो मैनेजर या कोई सीनियर डेवलपर डिफाइन कर देता है। अब आपने इसमें कहा कि अब उसने देखा कि आपको ये स्टूडेंट की हमें लग रहा है स्पेलिंग गलत है, हाँ सही है, ठीक है, स्टूडेंट मैंने इंटरफेस ये। अब उसने देखा कि जो भी डेवलपर इस पे काम करेगा उसे इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट की चाहिए पड़ेगी, तो मैं एक मेथड बना देता हूँ, पब्लिक फंक्शन और गेट एंड, ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया स्ट्रक्चर। अब ऐसे गेट स्टूडेंट इन्फो हो गया, गेट स्टूडेंट एड्रेस हो गया, मैं जैसे इन्फो हो गया, अब यहाँ पे मैं एक एड्रेस का भी बना देता हूँ। तो ये सीनियर जो स्ट्रक्चर आर्किट मतलब जो होते हैं मैनेजर, वो ये डिफाइन कर देंगे कि भाई अगर कोई भी डेवलपर आएगा हम उससे बोल देंगे कि भाई जो भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन करानी, आप इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लेना। अब इंटरफेस को इम्प्लीमेंट जैसे ही आप करोगे कि तो आपको जितनी भी मेथड होती ना उनकी सबकी प्रॉपर्टी देना पड़ता आपको। आप देखो मैं इसमें लिखा हुआ है कि इंटरफेस डिफाइन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर क्लास, या क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल मेथड डिक्लेयर इन इंटरफेस। अब अगर आपको इसको इम्प्लीमेंट अगर किसी क्लास में करना है तो आपको, अब इसको आपको बैकएंड में नहीं जाना है कि ये क्या है क्या नहीं है, बस आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर लो, है ना? तो अब जैसे मैंने ये क्लास बना रखी है, अब मुझे इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इम्प्लीमेंट्स, और यहाँ पे डाल दूँगा स्टूडेंट। अब आप देखना यहाँ पे एक एरर आने वाली है, और क्या बनाया मैंने, स्टूडेंट ही बनाया। तो स्टूडेंट मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया, अब मैं ये सारा कॉन्सेप्ट थोड़ी देर के लिए चाइल्ड वाला हटा देता हूँ, है ना? अभी हम क्या, और यहाँ पे मैं बना टेस्ट, और इस क्लास के अगर आप देखोगे शो मेथड जैसे ही रन कराओगे तो ये एरर थ्रो करेगा। क्या करेगा, वो बोलेगा कि भाई इम्प्लीमेंट आपने यूज किया है तो मेरी ये मेथड तो डिफाइन करो। इनकी केवल क्योंकि इनकी तो अभी फंक्शन ही डिफाइन है, इनकी बॉडी तो डिफाइन है ही नहीं। चलो मैं रन करके बताता हूँ। ये देखो, क्लास टेस्ट कंटेन टू एब्स्ट्रैक्ट मेथड, है ना, एंड मस्ट देयरफॉर बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट द रिमेनिंग मेथड। तो वो कह रहा है कि भाई इसको इम्प्लीमेंट तो कर लो पहले से। तो अब मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, जैसे मैंने कहा गेट स्टूडेंट इन्फो, तो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ पब्लिक फंक्शन। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ रिटर्न फॉर एग्जांपल। अब इसमें हालांकि लॉजिक आपको अपने हिसाब से डिफाइन करने पड़ते हैं, मैं अब पूरा मतलब वो इस हम लोग सॉफ्टवेयर तो ऐसा बना नहीं रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एक और मेथड इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, गेट स्टूडेंट एड्रेस, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दिल्ली। अब आप देखोगे यहाँ पे रन करा के कोई एरर नहीं आया, है ना? तो ये यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन क्या हो गया? अब आप कहोगे यहाँ पे क्या एब्स्ट्रैक्शन हुआ, तो एब्स्ट्रैक्शन यही हुआ कि ये मेथड को आपको मतलब आपको इससे मतलब नहीं है कि ये मेथड कहाँ डिफाइन है, कुछ क्या है, मतलब इस क्लास के लिए एब्स्ट्रैक्ट हो चुका है ना, कि इसका इससे आपको कोई मतलब नहीं है कि ये मेथड एक क्लास जो जो मतलब ये फंक्शन है ये क्या कर रहा होगा, क्यों बनाया गया था इसका। बस आपको इससे मतलब होना चाहिए कि ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है। आपको बेस फंक्शनैलिटी कॉम्प्लेक्सिटी से आपको कोई मतलब नहीं है।
अब जो ये स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो सीनियर डेवलपर बनाते हैं कि मुझे इस मेथड को इस वजह से बनाते हैं कि वो मतलब एक हाई लेवल का स्ट्रक्चर बन के चले। तो ये हो गया इंटरफेस। तो एब्स्ट्रैक्शन हम दो तरीके से अचीव करते हैं, एक तो इंटरफेस के थ्रू, तो इंटरफेस हमने देख लिया, और एक आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर सिमिलर टू इंटरफेस बट कैन इंक्लूड बोथ इम्प्लीमेंटेड मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मतलब इसमें ये होता है कि इसमें आप अगर जितनी मेथड डिफाइन करोगे उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अगर आप इंटरफेस में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो रखोगे ही रखोगे, लेकिन आप नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकते हो। चलो उसको और देख लेते हैं। जैसे मैं, अब हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं ना, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बनाने के वर्ड यूज होता है एब्स्ट्रैक्ट, और जैसे हम क्लास बनाया था वो क्लास बना लेते हैं और यहाँ पे नाम दे देते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जो भी आपको देना हो आप दे देना। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर बनाने के लिए बस हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है ना। अब यहाँ पे हम एक मेथड बना लेते हैं जल्दी से, और वो भी हम डाल देते हैं। अब देखो, इसके अगर हमें कोई मेथड बनानी होती है तो उसमें हमें एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे भी कीवर्ड लगाना पड़ता है मेथड में, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या है कि जब अगर एब्स्ट्रैक्शन आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू यूज कर रहे हो तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो डाल ही दिया, अब आप यहाँ पे नॉर्मल मेथड भी डाल सकते हो। इसमें बस ये होता है पब्लिक फंक्शन, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई नॉर्मल मेथड, या मैं कुछ भी लिख दूँ, गेट, जैसे मैं बोल दूँ गेट पेरेंट इन्फॉर्म, है ना, या गेट करेंट डेट फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे मैं, वो आपके ऊपर है, जो चाहे आप कर लो। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आई। ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, इंटरफेस में क्या हो रहा था, अभी इंटरफेस में ये हो रहा था कि जितनी भी हमारी मेथड है वो सारी एब्स्ट्रैक्ट है, उनको सबको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो हो ही सकती हैं, साथ साथ नॉर्मल मेथड हो सकती हैं, लेकिन इंटरफेस में आप नॉर्मल मेथड डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब मैं हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। चलो, अभी हमने स्टूडेंट इम्प्लीमेंट किया था, अब हम इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं फिर से वापस इसे एक्सटेंड डाल देता हूँ और यहाँ पे इस क्लास को कर लेता हूँ। ठीक है। अब आप अगर रन करोगे तो आपको एक एरर मिलने वाली है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एरर नहीं आएगी, क्योंकि ये क्या है कि आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यहाँ पे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हो, है ना। यहाँ पे ये आपको मतलब नॉर्मल मेथड है, तो अब आप नॉर्मल मेथड को अगर ऑब्जेक्ट कॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे मैं, अगर मैं इस क्लास में गेट करेंट डेट को मैं कॉल कराता हूँ, और यहाँ पे मैं ई को रिटर्न, मैंने किया, रिटर्न किया था डेट, तो मैं यहाँ पे ई को कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है। अब आप देखोगे कि डेट हमारी रिटर्न हो गई। ठीक है। अब ये रिटर्न जो डेट हो गई है यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आया कि यहाँ पे मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो कंपलसरी नहीं है कि आप इम्प्लीमेंट, सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज ही हो गया हूँ कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर सिमिलर टू इंटरफेस। यहाँ पे एक चीज़ ये है कि हमने वो मेथड पहले से ही डिफाइन कर रखी थी, इस वजह से एरर नहीं आई थी। अगर मैं इन दोनों को हटा देता हूँ गाइज, तो ये देखोगे आप एरर आएगी, क्योंकि ये देखो, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड चाहे वो क्लास में हो चाहे उसमें हो, इंटरफेस में आपको इम्प्लीमेंट ही करनी पड़ेगी। वो हमने बाय डिफ़ॉल्ट कर ली थी, इस वजह से एरर नहीं आई थी। देखो, अभी मैंने ये हटा दिया ना, जब मैंने इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया था तो ये मेथड चली, पहले से इम्प्लीमेंट कर ली थी मैंने ये वाली, इस वजह से वो एरर नहीं आ रही थी। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि वो मेथड आपको इम्प्लीमेंट कर, मतलब उसकी बॉडी देनी ही पड़ेगी। अगर बॉडी नहीं दोगे, चाहे बॉडी ब्लैंक छोड़ दो, लेकिन आपको बॉडी डिफाइन करनी पड़ेगी। अब देखो, मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ता हूँ इस केस में, पब्लिक फंक्शन, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपको उसकी उसमें लॉजिक भी लिखना ज़रूरी है, नहीं दो, लेकिन बस उसका इम्प्लीमेंटेशन देना ज़रूरी होता है। अब आप रिफ्रेश करोगे आपकी, तो यही है इंटरफेस। क्या होता है, 100%, आपको अगर बोल सको कि 100% एब्स्ट्रैक्ट होता है ये एब्स्ट्रैक्शन। इसमें अगर आपको 100% अचीव करनी है, कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि अगर 100% एब्स्ट्रैक्शन यूज करनी है तो कैसे करेंगे, तो बाई इंटरफेस।
अगर आपको पार्शियल करनी है, पार्शियल मतलब ये कि आधी मेथड आपकी मतलब नॉर्मल होंगी और आपकी आधी मेथड जो होंगी मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट होंगी, तो हम यहाँ पे पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन यूज। अब एक चीज़ और कि आप इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो इंटरफेस का, और डायरेक्ट आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे। अगर आप बनाओगे भी तब भी आपको एरर आएगी। आप देखोगे जैसे मैं अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाने की यहाँ कोशिश भी करूँगा ना, जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ वो भी इक्वल टू न्यू और क्लास दे देता हूँ, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब भी एरर आ जाएगी। देखोगे यहाँ पे, ये देखो, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर सिमिलर टू इंटरफेस, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे होता है, इंटरफेस जैसे ही होता है, बट कैन इंक्लूड बोथ इम्प्लीमेंटेड मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड ये कि आपको बॉडी डिफाइन करनी, इम्प्लीमेंटेड मेथड वो जो आप नॉर्मल मेथड डिफाइन करते हो, ठीक है। और विच मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन ए चाइल्ड क्लास, और ये क्लास मस्ट होना चाहिए इम्प्लीमेंटेड इन चाइल्ड क्लास, अदरवाइज आप एब्स्ट्रैक्शन यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे मैं ये हटा देता हूँ। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने किस लॉजिक पे, इनकैप्सुलेशन, लास्ट लॉजिक जो ऊप्स का बचता है। तो इनकैप्सुलेशन क्या है अब वो और समझ लेते हैं। तो डेफिनेशन इसकी, आपको अगर कोई को बताना है तो आप कैसे बताओगे, आप बताओगे बाइंड डेटा वेरिएबल एंड मेथड टुगेदर इन ए क्लास, दिस इज कॉल्ड द इनकैप्सुलेशन। बस इतना ही सा है कि बाइंड डेटा वेरिएबल एंड मेथड टुगेदर इन ए क्लास, दिस इज कॉल्ड द इनकैप्सुलेशन। मतलब आपने देखा होगा कैप्सूल आता है ना दवाई का, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो इसी को भी उन्होंने वही चीज़ यूज की है यहाँ पे। जैसे अब मैं आपको बताऊं कि मान लो मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मैं अभी अब मैं एब्स्ट्रैक्शन थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, मैं ये सब कुछ हटा देता हूँ। यहाँ पे ये सिंपल क्लास है, इस क्लास का इनकैप्सुलेशन कब होगा, पॉलीमॉर्फी। आपको ये तो आपको समझ में आ गया ना कि हमारा एब्स्ट्रैक्शन कब होता है, जब हम इंटरफेस यूज कर रहे होंगे और एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज कर रहे होंगे, इन दोनों में से कोई एक यूज कर रहे होंगे तो हमारा एब्स्ट्रैक्शन आ जाता है ना। क्योंकि हम जो होता है ना हाइड इररिलेवेंट फीचर, मतलब जो ज़रूरत की फ़ीचर नहीं है वो हाइड कर देते हैं, और जो मेन मेन चीज़ें होती हैं उनको हम डिफाइन कर देते हैं। इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि बाइंड डेटा वेरिएबल एंड मेथड टुगेदर इन ए क्लास। अब देखो इनकैप्सुलेशन अब कब बन जाता है, जैसे ही आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो वो इनकैप्सुलेशन हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे एक क्लास है, इस क्लास की मेथड ये है शो मैसेज और प्रॉपर्टी है मैसेज। जैसे ही आपने इसको बनाया ये एक कैप्सूल बन गया, मतलब इसके थ्रू आप इन चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हो ना, कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इससे आप प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो, यस और नो, कर सकते हैं। मेथड को एक्सेस कर सकते हो या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो यही है कि जैसे ही अगर हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं उस समय आप ये समझो कि आपका इनकैप्सुलेशन बन चुका, आपका इनकैप्सुलेशन फॉल यूज हो चुका है। अब देखो इसके कुछ की फीचर होते हैं कि यूज एक्सेस मॉडिफायर। अब हम इनको मॉडिफायर को इस वजह से एक्सेस कर सकते हैं, इस वजह से यूज करते हैं कि हमें कोई कंट्रोल एक्सेस, जैसे ये है ना टू कंट्रोल एक्सेस, इसी वजह से मैंने ये बताया था कि अगर उस क्लास में हमने पब्लिक किया तो वो सब जगह यूज हो जाएगा। कुछ हमें प्रोटेक्टेड करनी होती हैं तो हम प्रोटेक्टेड भी बना सकते हैं, और प्राइवेट प्रोवाइड गेटर एंड सेटर फॉर कंट्रोल एक्सेस टू प्रॉपर्टी। अगर गेटर सेटर्स भी का कॉन्सेप्ट भी होता है, अगर हमें कोई प्रॉपर्टी में कंट्रोल एक्सेस करनी हो, तो मतलब हम सेट करनी हो या गेट करनी हो, उसके लिए हमारे पास गेटर सेटर होते हैं। वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और एंश्योर डेटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब ये डेटा की सिक्योरिटी तो होगी, क्योंकि जब आप क्लास बनाओगे तो आप अपने हिसाब से रखोगे ना, कि जैसे आप कोई क्लास बना रहे हो मॉडल, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ आप पहले से, जैसे जब भी आप लॉजिक कुछ भी इम्प्लीमेंट करते हो तो ये आप पहले से ही डिफाइन करते हो कि ये आपका एक बार यूज होगा या वन टाइम है या मल्टीपल टाइम इसकी वैल्यू अपडेट होगी। अगर वन टाइम है तो आप उसे प्राइवेट बना दो, अगर आपकी वो वैल्यू बार बार चेंज हो रही है तो पब्लिक बना दो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आउटसाइड से ही एक्सेस नहीं होना है तो आप उसे प्रोटेक्टेड बना दो। तो मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही है कि जो हम इनकैप्सुलेशन है उसमें हम कितने फीचर को
फॉलो करते हैं। एक तो हम कंट्रोल एक्सेस फॉलो करते हैं, गेटर सेटर यूज करते हैं और इंश्योर करते हैं कि डेटा की सिक्योरिटी हो और इंटीग्रिटी मेंटेन हो। ठीक है फ्रेंड, तो यही था। ऊप्स के जो मेन 4 कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं, और अगर आपको इनमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और मैं इसमें मेरा एक क्वेश्चन और है, जो अगर लास्ट में आप उसका आंसर दे सको तो मतलब मैं समझूंगा कि हाँ, थोड़ा बहुत आपको ऊप्स आया। और ये रिक्वेस्ट भी है कि मतलब आप कोशिश करो इसका आंसर देने की। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं, ये पहले ऊप्स के कॉन्सेप्ट बनाए होंगे किसी बंदों ने, या कोई ने जो फर्स्ट टाइम मतलब प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई होगी, या कोई पहले टेक्नोलॉजी बनाई उसके बाद इन्होंने देखा कि ये सारे काम हो रहे, अब हम इन्हें ऊप्स का नाम देते हैं। आप समझे मेरी बात? मेरा मतलब ये है कि पहले इन्होंने ये बनाया कि ये क्लास होनी चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फिर इंटरफेस होना चाहिए, और या इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, फिर उसके बाद इन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई, या पहले टेक्नोलॉजी बना दी फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि हाँ हाँ ये वाली काम हो रहा है तो इनको ऊप्स का नाम दे देते हैं, इसको इनकैप्सुलेशन का नाम दे देते हैं, इसको एब्स्ट्रैक्शन का नाम दे देते हैं। तो मतलब कमेंट में रिक्वेस्ट है, आप लोग आंसर दो अपने हिसाब से कि आपको क्या लग रहा है कि क्या हुआ होगा पहले, है ना? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।